हेलो फ्रेंड्स, अनुज हियर। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हम कुछ शॉर्ट वीडियोज़ की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी मोस्ट प्रॉबेबल क्वेश्चंस हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, हम उन्हें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर है सारनाथ। फर्स्ट सेरमन जो था, फर्स्ट जो उपदेश था, वो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और इसका सिंबल होता है व्हील। जो चक्र होता है वो इसका सिंबल है। और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? इसका राइट आंसर उदयन है। उदयन जो कि उपासक होता है बुद्ध का, और उस समय पे ये गवर्नर रहता है, या फिर कह सकते हैं आप एज ए किंग मतलब रहता है कौशाम्बी का। और बाद में यही उदयन फाउंडर होता है जो कि पाटलिपुत्र की नींव रखता है। ठीक है। और ये जो हम फैक्ट ले रहे हैं, आप ये पूछ सकते हो कि सर ये जो कहानी बता रहे हो कहाँ से बता रहे हो, मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एकोत्तर अगम करके, एकोत्तर अगम, ये उसमें लिखा हुआ है। तो ये वहाँ से है कि बुद्ध उदयन के टाइम पे कौशाम्बी विजिट करते हैं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क। अब ये यहाँ से तो हमेशा बार बार क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के। बुद्धिस्ट काउंसिल, जो 4 बौद्ध संगीत ही हुई थी टोटल, तो इसको हम देख लेते हैं। अगर फर्स्ट की देखें तो ये 483 BC में हुई थी। इसी साल बुद्धा की डेथ हुई थी। ठीक है। और ये हुई थी राजगीर में। यहाँ पे सप्तपानी केव है। ये वेभरा हिल्स में, राजगीर जो है 7 हिल्स है, तो यहाँ पे सप्तपानी केव में हुई थी। इसका पैट्रोनेज जो किया था, जो वहाँ पे राजा थे उस समय अजातशत्रु थे, जो कि हरंग के डायनेस्टी के थे, हरक के वंश के राजा थे। तो उन्होंने कराया था, और इसका प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। इसके प्रेसिडेंट थे। सेकेंड की देखें तो इसके 100 ईयर्स, 100 साल के बाद ये होता है, और ये होता है वैशाली में। ये वैशाली में होता है। इस समय राजा होते हैं कालाशोक, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के रहते हैं, और इस समय इसकी अध्यक्षता करते हैं शवाकामी इसकी अध्यक्षता करते हैं। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में होता है, और ये होता है पाटलिपुत्र में। प्रेजेंट टाइम जो पटना है वही ये होता है, और इसको करवाते हैं, उस समय राजा रहते हैं अशोक। और इस समय अगर अध्यक्ष हम देखें कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मोगालीपुत्र तिस्सा करते हैं इसकी अध्यक्षता। ठीक है। तो ये अशोक करवाते हैं। और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अगर हम देखें तो ये 72 AD में होता है, और ये होता है कश्मीर में। तो ये करवाते हैं कनिष्क, उस समय राजा रहते हैं, और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो वसुमित्र करते हैं। वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ से ये जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अध्यक्षता किसने की थी, किसके पैट्रोनेज में ये हुआ था, कब हुआ था। तो ये हमें याद रखनी है, प्लेस याद रखनी है, और इसका अध्यक्ष कौन था ये हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य वंश से ये होता है। इसका राइट आंसर मौर्य वंश से। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि इनका बर्थ जो होता है वो 563 BC में होता है लुम्बिनी में, जो कि कपिलवस्तु में है। तो ये मौर्य वंश के पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से ये मिलता है कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखिए, यही हमने आपको पढ़ाया है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो यहाँ पे हमने आपको पहले पढ़ाया कि पहला राजगीर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। उस समय राजा थे अजातशत्रु। अलार कलाम कौन थे? ये बुद्ध के पहले गुरु थे, अलार कलाम। इनसे बुद्ध ने मेडिटेशन की टेक्निक सीखी थी। मेडिटेशन की जो टेक्निक थी वो इनसे सीखी थी बुद्ध ने। इसके बाद बुद्ध आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने नया टीचर, उनको एक और टीचर मिलते हैं, उद्दका रामापुत्ता। एक नए टीचर मिलते हैं, उद्दका रामापुत्ता। फिर आगे ये इनसे दीक्षा लेते हैं। तो पहले गुरु ये अलार कलाम थे। ये अलार आलम नहीं होगा, ये अलार कलाम होगा, अलार कलाम। ठीक। ये बुद्ध के गुरु थे, जो मेडिटेशन की टेक्निक बहुत अच्छे से जानते थे। कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था?
तो ये बुद्ध के जीवन काल, बुद्ध के टाइम पे ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। वो देवदत्त था। देवदत्त जो था वो बुद्ध का शिष्य ही था, बट वो चाहता था कि उसी टाइम वो प्रमुख होना चाहता था। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? अब ये नालंदा से है, बार बार क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये नालंदा, अब बुद्धिज्म किसके लिए था? बुद्धिज्म में कौन सी ज़्यादा लैंग्वेज होती थी? तो पाली लैंग्वेज यूज होती थी, तो उसी के लिए पाली अनुसंधान संस्थान ये है नालंदा में। अब हम नालंदा का अगर देख लें तो नालंदा विहार, इसकी अगर हम बात करें तो 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका किया था उद्घाटन, और वो भी पाली लैंग्वेज के लिए। ठीक है, और अगर नालंदा का देखें तो नालंदा को बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसको बनवाया था। ठीक है, और ये बना था 5th सेंचुरी एडी में। ठीक है, ये 5th एडी में बना था, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी प्राप्त है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस प्राप्त है, और ये मिला था इसको 2016 में। अब नालंदा के बारे में देखते हैं। नालंदा का बहुत क्वेश्चन आता है कि नालंदा को डिस्ट्रॉय किसने किया। तो नालंदा की अगर टोटल हिस्ट्री हम देखेंगे तो इसको हम ऊपर देख लेते हैं, नालंदा का ऊपर देख लेते हैं। तो नालंदा क्या है, टोटल 3 बार डिस्ट्रॉय किया गया और 2 बार रिपेयर किया गया। तो पहली बार जो अगर हम डिस्ट्रॉय की देखें तो सबसे पहले हुन आते हैं, सबसे पहले हुनाज इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर इसको रिपेयर करवाते हैं कौन? गुप्ताज इसको रिपेयर करवाते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम फिर से एक गौर डायनेस्टी होती है जो कि सेवाइट होते हैं, शिव भक्त होते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय करते हैं, और फिर बनवाता है हर्षवर्धन इसको फिर से रिपेयर कराता है। और इसी गौर डायनेस्टी का जो था शशांक, इसने क्या किया था कि जो बोधगया में बोधि ट्री है उसको इसने कटवा दिया था। फिर थर्ड टाइम आता है बख्तियार खिलजी, और ये डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरह से नालंदा को, वहाँ पे आग लगा देता है, और इसके बाद ये कभी रिपेयर होता नहीं है। ठीक है, और नालंदा के लिए ये है कि नालंदा में जो बख्तियार खिलजी आग लगाता है, यहाँ पे 3 लाइब्रेरीज थी। उसका नाम था रत्नोदधि, एक का नाम था रत्न सागर, और एक का नाम था रत्न रंजक। तो ये 3 लाइब्रेरीज थी। इन तीनों लाइब्रेरीज में बुक लग गई थी, और ये कहानी है कि करीब 1 महीने तक ये लाइब्रेरी जल रही थी। तो ये पूरी स्टोरी नालंदा से है रिलेटेड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया? ठीक है, तो ये सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा को पूजा गया, जो कि गांधारा स्टाइल उस समय थी। गांधारा स्टाइल में मूर्तियां बननी शुरू हुई बुद्ध की, जो कि कुषाणों ने बनवाया था। तो यहाँ पे बुद्ध की पूजा शुरू की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो ये भी कुषाणों ने ही बनाई थी, और ये बनी थी 2nd-3rd सेंचुरी में। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ये कुषाणों ने, जो गांधारा स्टाइल थी वहाँ पे बनी थी। और अगर ये देखें हम कि गांधारा स्कूल कुषाण आए, तो कुषाणों ने 2 स्कूल बनाए। इनका मेन कैपिटल तो था गांधार में, और दूसरा कैपिटल था मथुरा में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टाइल डेवलप होती हैं। ठीक है, और बट दोनों को बनाया है इन कुषाणों ने ही। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल ग्रीक से इन्फ्लुएंस रहते हैं यहाँ पे जो भी बनता है, बट मथुरा स्टाइल जो आर्किटेक्चर रहता है हमारा, वो प्योरली इंडिजीनियस होता है, कंप्लीटली भारतीय होता है, ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम कहाँ दी गई थी? तो ये दी गई थी वैशाली में। और यहाँ पे ये था कि भिक्षुणियों को संघ के सारे नियम मानने होते थे, जो भी नियम भिक्षुओं के लिए थे वही भिक्षुणियों को भी मानने होते थे। ठीक है, और जो संघ था, संघ का दरवाज़ा मतलब ऐसा नहीं था कि किसी के लिए बंद था, कोई भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का हो, इवन शूद्राज को भी अलाउड था कि वो संघ में आ सकते हैं बिना किसी बेरोक टोक के। नेक्स्ट देखते हैं, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस मत का संबंध किससे है? तो ये बुद्ध ने बताया था
कि उन्होंने जो प्रतिपादन किया था कॉन्सेप्ट का कि दुख है तो दुख का कारण है, तो दुख क्यों है, क्योंकि हमें मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो वो बताते हैं कि संसार जो है अस्थिर है और क्षणिक है, जो भी चीज़ें हैं वो एट ए मोमेंट डिस्ट्रॉय होंगी ही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप सॉरी विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये है राजगीर में, जो कि बिहार में है। ठीक है, राजगीर की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट कैपिटल होता है मगध का, फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। ठीक है, ये राजगीर होता है और इसको फर्स्ट कैपिटल बनाता कौन है? जरासंध इसको बनाता है, कि जरासंध राजगीर को अपना पहला कैपिटल बनाता है। और राजगीर 7 हिल से घिरा हुआ है। ठीक है, और राजगीर के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि फेनसांग जब आता है तो इसको कुशाग्रपुर बोलता है। कुशाग्रपुर कौन बोलता है? फेनसांग बोलता है। फेनसांग इसको कुशाग्रपुर बोलता है। ठीक है, अगर इसको हम देखें रामायण में, तो रामायण में इसको वसुमती कहा गया है, वसुमती कहा गया है इसको रामायण में। ठीक है, या फिर इसको इसी राजगीर को ही गिरिव्रज भी बोला गया है, गिरिव्रज बोला गया है जो महाभारत में, महाभारत में इसको राजगीर को गिरिव्रज बोला गया है। ठीक है, और राजगीर टोटल 7 हिल्स हैं यहाँ पे। जो हम फोर्टिफिकेशन, राजगीर जो है फोर्टिफिकेशन है इसका, राजगीर का अगर हम देखें फोर्टिफिकेशन कराया था अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने इसका फोर्टिफिकेशन कराया था। इसी को अभी इसके रिमेनेंस जो है वो राजगीर में अपर हिल्स में है, जिसको गवर्नमेंट अभी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और इसको इन्होंने भेजा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, जो अभी नॉमिनेट नहीं हो पाया है। तो साइक्लोपियन वॉल यही जो है फोर्टिफिकेशन को बोलते हैं। अशोक का कौन सा एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, तो कैसे पता चला कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये हमें पता चलता है, जो अशोक का रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख है, इसको लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख भी बोलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हुआ था, क्योंकि अशोक ने इस विलेज को विजिट किया था। ठीक है, और वहाँ पे विजिट करने के बाद अशोक ने क्या किया था कि वहाँ पे जो टैक्स लगते थे तो उसको 1/8 कर दिया था घटाकर। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो अंतिम व्यक्ति की अगर हम बात करें, जो गौतम बुद्ध स्वयं दीक्षित करते हैं जिसको, तो वो था सुभद्र, कि सुभद्र को गौतम बुद्ध स्वयं दीक्षित करते हैं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? अब सप्तपर्णी गुफा है, तो अब मैंने अभी जब पहला क्वेश्चन जब बता रहे थे कहाँ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो बुद्धिस्ट काउंसिल यहीं पे हुई थी, ये राजगीर में है। ठीक है, तो इसी गुफा में, ये गुफा जो है वैभरा हिल्स में है, वैभरा हिल है। टोटल राजगीर में, यहाँ पे राजगीर में 7 हिल्स हैं, तो उसमें से एक हिल है वैभरा हिल, वैभरा हिल में ही सप्तपर्णी गुफा है। ठीक है, और इसी सप्तपर्णी गुफा में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी यहीं पे हुई थी। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को, पहला बौद्ध भिक्षु था जो चीन गया था वो थे नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन की अगर हम बात करें तो नागार्जुन एक महायान थिंकर थे, महायान थिंकर थे। ठीक है, और इन्होंने एक शून्यवाद का सिद्धांत होता है, शून्यवाद संप्रदाय का, तो शून्यवाद संप्रदाय का जो ये शून्यवाद संप्रदाय से थे, और इन्होंने उसका प्रतिपादन किया था, जो कि एक मध्यमक मार्ग, जो मिडिल वे होता है उसको फॉलो करता था। और इनकी 2 डॉक्ट्रिन थी ट्रुथ के लिए जो इन्होंने दी थी। एक तो इन्होंने दिया था अल्टीमेट ट्रुथ, जिसको परमार्थ सत्य बोलते थे, और एक दिया था सुपरफिशियल, जो ऊपर ऊपर का, जिसको समवर्ती सत्य बोलते थे। तो ये हो गई नागार्जुन के बारे में। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर होगा, अवलोकितेश्वरा को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ठीक है, ये देखते हैं अवलोकितेश्वरा, तो ये पद्मपाणी। अब पद्मपाणी ये आता कहाँ से है? तो पद्मपाणी जब आप अजंता केव देखेंगे, अजंता केव, यहाँ पे टोटल 29 केव्स हैं। तो अजंता केव में जो फर्स्ट केव है ना, वहाँ पे ये पद्मपाणी की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है,
तो वहाँ पे बोधिसत्व का जो फॉर्म है वो अवलोकितेश्वरा के नाम से भी जानते हैं। अदर बोधिसत्व की अगर हम बात करें तो उसमें तारा, मानुषी बुद्धा, मैत्रेया और ऐसे डिफरेंट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो मौलिक अंतर मेन मूर्ति पूजा है, और ये महायान और हीनयान ये दोनों आते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आते हैं, जो कि होता है कश्मीर में। कश्मीर में होता है, और कौन करवाता है? कनिष्क। कनिष्क करवाता है। तो यहाँ पे हीनयान और महायान निकल के आते हैं। ठीक है, तो महायान क्या कहता है? महायान इनको एज ए गॉड मानने लगता है, बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा, भगवान के रूप में पूजा स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉरी, संघ जीवन का नियम किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? अब ये है कि संघ जीवन का नियम, नियम की बात कर रहा है, तो ये विनय पिटक से आया है। बुद्धिज्म में टोटल 3 पिटक की बात की गई है, 3 पिटक्स हैं। ठीक है, एक सेकेंड, टोटल 3 पिटक हैं। इसमें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक है, विनय है और अभिधम्म है। अभिधम्म है। सुत्त पिटक में जो सेरमन है, जो उन्होंने, जो बुद्ध ने बोला था, सेरमॉन्स हैं। विनय पिटक में नियम है, नियम है मतलब रूल है। और अभिधम्म पिटक में फिलॉसफी है। तो विनय पिटक की अगर हम बात करें तो इसमें नियम की बात कर रहा है। ठीक है, और विनय पिटक को लिखा किसने था? विनय पिटक को कंपाइल किया था या कंपोज किया था उपाली ने। उपाली ने आफ्टर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में उपाली ने विनय पिटक को बनाया था। चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? ठीक है सॉरी, चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल तथा विहार निवास स्थल है। ठीक है, तो चैत्य की अगर हम बात करें तो जो पूजा करने के लिए जो हॉल बनाते थे, वहाँ पे लास्ट में एक स्तूपा होता था, तो उसको चैत्य बोलते थे। और विहार क्या है कि विहार रेस्टिंग प्लेसेस होते थे, रेनी सीजन में स्पेशली रुकने के लिए बनाया जाता था। जो भिक्षु और भिक्षुड़ी होते थे, उनको रुकने के लिए, ये विहार उनको आराम करने के लिए बनाया जाता था। तो अजंता केव हो, एलोरा केव हो, जहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ तो चैत्यास तो हैं, बट वहाँ साथ साथ विहाराज भी बनाए गए हैं, मतलब रेस्टिंग प्लेसेस बनाए गए हैं। ठीक है, और अगर स्तूपा, जैसे अगर हम चैत्या के देखें तो चैत्य अगर लार्जेस्ट की बात करें यहाँ पे, तो एक कार्ला का बहुत फेमस चैत्य है। कार्ला चैत्य एक काफ़ी फेमस है, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये सिंगल लिविंग कार्व स्टोन से कार्व किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? अब बुद्धिज्म की मेन भाषा जो थी वो पाली थी, वहाँ पे पाली ही चलती थी, क्योंकि वो कॉमन्स की लैंग्वेज थी, कॉमन पीपल इसको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करता था। तो ये पाली भाषा में सारे इनके पिटक, तीनों पिटक, चाहे सुत्त पिटक हो, विनय पिटक हो या अभिधम्म पिटक हो, तीनों पाली भाषा में लिखे गए थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो अब आजीवक संप्रदाय की बात करा तो इसके संस्थापक मक्खली घोषाला थे। ठीक है, मक्खली घोषाला ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ नियति का कॉन्सेप्ट, नियति का कॉन्सेप्ट, जो कि मतलब भाग्य की बात करता था, कि भाग्यवाद इसमें बात करता था। ठीक है, और जो नागार्जुनी और बराबर केव, आप लोगों ने बराबर केव बहुत सुना होगा, बराबर की गुफाएं, बराबर केव जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के। तो यहाँ पे 7 केव्स, मतलब बराबर और नागार्जुनी, एक नागार्जुनी है और बराबर केव, यहाँ पे 7 गुफाएं बनी हुई हैं, 7 केव्स हैं, जो कि आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, और इसको बनवाया कौन था? उनके जो बेटे थे, ये बिंबिसार ने आजीवक सेक्ट अपना लिया था। तो बिंबिसार के बेटे जो अशोक थे, अशोक ने और उनके पोते जो थे दशरथ, उन्होंने इसमें गुफाएं बनवाई और आजीवक संप्रदाय को भेंट की थी। ये चीज़ हम एक देख लेते हैं कि जो मौर्य एम्पायर था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का, इन्होंने बाद में जैनिज्म को अपना लिया था। इनके बेटे हुए बिंदुसार, इन्होंने आजीवक सेक्ट को अपनाया, आजीवक सेक्ट को अपनाया। इनके बेटे होते हैं
अशोक, अशोक को आप लोग जानते ही हैं कि वो बुद्धिस्ट होते हैं। तो ये आप ब्यूटी देखिए कि एक ही घर में अलग अलग सेक्ट के लोग और पूरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अशोक बुद्धिस्ट होते हुए भी गुफाएं बनवा रहे हैं, किसके लिए केव्स बनवा रहे हैं? आजीवक संप्रदाय के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी है जिसको आप तीनों लोगों को देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्ट से होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं बुद्ध चरित। बुद्ध चरित एक बुद्ध है, एक बुक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है किसके लिए? बुद्धिज्म में। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार अश्वघोष हैं। और अगर आप बुद्धिज्म का देखें तो बुद्धिज्म में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा चलती थी? उसमें पाली बहुत चलती थी। बट ये जो बुद्ध चरित लिखी गई, बुद्ध चरित को अश्वघोष ने किस में लिखा? संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी गई है। तो एक ये ऐसी बुक है बुद्धिज्म की जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। आगे देखते हैं हम, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो जो फिलॉसफिकल बात है, नैतिक और सिद्धांत की बात ये कर रहा है, तो ये किस में है? मतलब फिलॉसफी की बात कर रहा है। तो ये नैतिक एवं सिद्धांत जो महात्मा बुद्ध ने कहा था, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते थे डेली, मतलब कहीं न कहीं बैठे तो उपदेश देते थे, जो कि डेली दिनचर्या में नैतिक बातें करते थे, क्या करना चाहिए, जो 8 फोल्ड पाथ की बात करते थे, दुख के बारे में बताते थे। तो वो किस में कहा गया? वो सेरमॉन्स की बात करते थे। सेरमॉन्स किस में? सेरमॉन्स किस में कंपाइल किए गए? वो सुत्त पिटक में कंपाइल किए गए, ठीक है। और ये सुत्त पिटक जो है पाली लैंग्वेज में है। द लाइट ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है? ये एडविन अर्नाल्ड की बुक है। एडविन अर्नाल्ड को देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी पर्सनालिटीज़ पे बुक लिखी है, जैसे इन्होंने गांधी जी पे भी बुक लिखी है। गांधी जी पे भी इन्होंने एक बुक लिखी है। तो एडविन अर्नाल्ड काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ पे बुक लिखते रहते हैं। तो उन्होंने बुक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया। ये बुद्ध के बारे में है, बुद्ध को उन्होंने लाइट ऑफ एशिया बोला था। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी दे रहा है इसको, ये बोध गया है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, इनलाइटन होते हैं एट एज ऑफ 35 ईयर, ठीक है। तो ये निरंजना, इसी को फल्गु के नाम से जाना जाता है, फल्गु रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये रिवर जो होती है निरंजना रिवर या फल्गु रिवर, ये किसी नदी में नहीं मिलती है, ये आती है और एक ताल में मिल जाती है। मतलब ताल में यहाँ पे एक जैसे पॉन्ड है या फिर लेक है, उसमें ये मिल जाती है और ये किसी रिवर में नहीं मिलती है। तो निरंजना रिवर या फल्गु रिवर में बोध गया इसके किनारे है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? ये है गुप्त काल से। अब भूमि स्पर्श मुद्रा क्या था? तो ये बनवाया था तो गुप्तों ने बनवाया था, ठीक है। सारनाथ, अगर इसमें ये देखें कि भूमि स्पर्श मुद्रा किस लिए थी, तो ये रिलेट करती है इनलाइटेंड को रिलेट करती है, जिसमें ये बताते हैं बुद्ध कि मैं ये भूमि को स्पर्श करते हैं एक हाथ से और ये कहते हैं कि मेरे इनलाइटेन होने का जो पृथ्वी है वो साक्षी है, ठीक है। और इसी को आप देखेंगे अदर बुक में मारा विजय के नाम से इसकी पेंटिंग बनी हुई है अजंता केव में, मारा पेंटिंग के नाम से इसकी बनी हुई है अजंता केव में, ठीक है। और मारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिजायर को। तो मारा पे विजय, कि मारा पे विजय ये प्राप्त करते हैं, मतलब अपने सारे डिजायर पे बुद्ध क्या है? विजय प्राप्त करते हैं और इनलाइटन हो जाते हैं। और भूमि स्पर्श मुद्रा वहीं पे ये पृथ्वी को स्पर्श करते हैं एक हाथ से और बताते हैं कि पृथ्वी इस चीज़ की साक्षी है कि मैं इनलाइटन हो चुका हूँ, मैं बुद्ध हो चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है दीपवंश और महावंश में। और दीपवंश और महावंश क्या है? तो ये सिंहलिस्ट टेक्स्ट है, सिंहली मतलब श्रीलंका में जो टेक्स्ट लिखे गए, क्योंकि वहाँ पे अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। तो वहाँ पे बुद्धिज्म काफ़ी रिच होता है, ठीक है। तो वो लोग भी अपनी बुक्स लिखते हैं। तो सिंहली टेक्स्ट होती हैं दीपवंश और दीपवंश एंड महावंश। तो उसमें ये मिलता है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कराई थी। कहाँ पे वो कराई थी? पाटलिपुत्र, प्रेजेंट पटना में, जिसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस्सा ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान बुद्ध ने किन 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है? तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ये बताया कि दुख है, ठीक है। और दुख का कारण भी है, दुख का निरोध है, कि दुख को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड दुख निरोध का
मार्ग है। तो ये 4 इन्होंने पहले आर्य सत्य का प्रतिपादन किया, इसके बाद इन्होंने 8 नोबेल एट फोल्ड पाथ बताते हैं कि इसको फॉलो करना चाहिए, जिसको फॉलो करके आप भी दुख से मुक्त हो सकते हो। तो ये पूरा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, जो कि प्रॉबल क्वेश्चन बन सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे ही हम सीरीज लेकर आते रहेंगे अभी जैनिज्म पे और भी डिफरेंट हिस्ट्री के टॉपिक्स और ज्योग्राफी के टॉपिक्स पे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।